हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2 चैप्टर का वीडियो बना दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी हमारा चैनल रिकमेंड करें। ठीक, चलो। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, है ना, पहले भी पढ़ा हुआ आपने जूनियर क्लासेस में भी। यहाँ पे थोड़ा सा और हम उसी को एडवांस स्टेज में देखेंगे। देखो, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो उसको क्या बोला जाता है, वो चालकोलिथिक पीरियड की सिविलाइजेशन मानी जाती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ब्रॉन्ज का भी यूज हुआ है तो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहलाती है। तो इस जो सिविलाइजेशन है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें दोनों टाइप के आपको चीज़ें मिलते हैं, यूटिलाइजेशन मिलता है। जो चालकोलिथिक पीरियड का भी आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, साथ में आपको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो सॉरी 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 आप जानते हो कि सबसे पहला जो कॉप 1 सेकेंड आप जानते हो सबसे पहला जो मेटल आदमी ने यूज करना शुरू किया था वो था आपका कॉपर, है ना। उससे पहले कहीं ना कहीं हम क्या यूज करते, स्टोन टूल्स पे डिपेंडेंट थे ज्यादातर। ठीक, अब लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया था, अब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ में कॉपर और स्टोन दोनों का यूज किया जाता था। ठीक है, एक और मेटल था ब्रॉन्ज, जो कि कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसको भी यूज किया जाता था बहुत ज्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं इंडिया में, लेकिन फिर भी यूज़ किया जाता था उसको। ठीक है, अब देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी ना 1920 से 22 के बीच में हुई थी। ठीक, और ये जो साइट्स थी वो कहाँ कहाँ पे है। हड़प्पा की जो साइट है वो है रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो की इंडस नदी के किनारे। हड़प्पा को ढूंढा था किसने, डीआर साहनी ने, और मोहनजोदड़ो को आर डी बनर्जी जी ने। ठीक, अगर इसकी डेट की बात करें कि ये कब का है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को माना जाता है 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी के बीच में ये सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई। ठीक है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है वर्ल्ड की। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स मिले हैं ना, वो इंडस रिवर के, या तो इंडस रिवर के आसपास मिले या उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास में मिले हैं। ठीक है, इस चलते इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी। लेकिन अब इसका नाम ज़्यादातर हड़प्पन सिविलाइजेशन ही बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट साइट था। ठीक, तो अब इसको मेनली हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के नाम से ही जाना जाता है। इसका कॉन्टेम्प्ररी सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी? मेनली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। कॉन्टेम्प्ररी मतलब समकालीन, उस जमाने में इसके साथ साथ कौन थी? मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब इस हड़प्पा के बारे में जो हमें ज़्यादातर अपनी नॉलेज है वो ना आर्कियोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है, आर्कियोलॉजिकली जो मिली हैं चीज़ें वो। अब आप कहोगे क्या कुछ रिटर्न नहीं मिला, इतने एडवांस सिविलाइजेशन थी तो। रिटर्न तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन जो रिटर्न लिखा हुआ है वो आज तक डेसिफर नहीं हो पाया ना, उसको पढ़ा नहीं जा पाया उस स्क्रिप्ट को। इस चलते हम टोटली रिलाई करते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन से। किसी दिन स्क्रिप्ट डेसिफर हो जाएगी तो हमें और भी बहुत कुछ पता चल जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन कोई रातों रात तो हुई नहीं होगी, है ना। इसको भी धीरे धीरे टाइम, धीरे धीरे चीज इवॉल्व हुई होगी। तो इससे पहले ये कहीं ना कहीं न्यूलिथिक कल्चर के विलेजेस होंगे यहाँ पे। ठीक है, जो धीरे धीरे अपने टेक्नोलॉजी में एडवांस हुए और उन्होंने फिर उसको टाउन और टाउन से अर्बन में कन्वर्ट हुए, है ना। अब आप जानते हो न्यूलिथिक कल्चर क्या था, मेनली एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग वाले थे। अब उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को और डेवलप किया होगा धीरे धीरे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, है ना। तभी बहुत टाइप के लोग फिर आ गए होंगे सामने, कुछ आर्टिजन लोग आए होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ गए, है ना। जब विलेज आ गया फिर धीरे धीरे और पॉपुलेशन बढ़ गई तो फिर टाउन बन गया, है ना। अब ये लोग जो थे क्या, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर क्या करने लग गए, दूसरी चीज़ों का भी व्यापार करने लग गए, ट्रेड करने लगे, अपनी चीज़ देकर दूसरी चीज़ लेने लगे, एक्सचेंज करने लगे चीज़ों का, है ना। बार्टर ट्रेड सिस्टम आ गया। ठीक, अब 2000 बीसी के आसपास में ना और भी बहुत सारे रीजनल कल्चर थे। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ और भी रीजनल कल्चर्स थे, जहाँ पे हमें मिलते हैं एविडेंसेस कि वो लोग या तो स्टोन यूज कर रहे थे या तो कॉपर टूल्स भी यूज कर रहे थे। ठीक है, तो दूसरे जो आपके कल्चर्स हैं उनका ओरिजिन
अगर देखा जो वहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं उनका साइंटिफिक सर्वे करने पे मिला कि वो लगभग लगभग 2000 बीसी से लेकर 700 बीसी के आसपास में रहे हैं। और ये जो दूसरे कल्चर हैं वो नॉर्मली मिले हैं आपको वेस्टर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया के आसपास में। ठीक है, चलो, तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर, है ना, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, टाउन प्लानिंग कैसी थी वहाँ पे, सोशल इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, रिलीजियस बिलीफ्स क्या क्या थे, फिर क्या कारण था कि ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन की, है ना, चालकोलिथिक और कम्युनिटीज आउटसाइड हड़प्पन जोन कौन कौन सी थी वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन, सेटलमेंट पैटर्न्स ऑफ चालकोलिथिक कम्युनिटीज उनके बारे में ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिन और एक्सटेंट की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, क्या क्या था, कौन से टाइम पीरियड में था, ये जानना जरूरी है ना। तो देखो, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, वहाँ से हमें पता चलता है कि ये शुरुआत में तो ये छोटे छोटे विलेजेस होते थे, है ना, लेकिन धीरे धीरे ये स्मॉल टाउन्स में कन्वर्ट होने लग गए। ठीक है, और फिर वो फुल धीरे धीरे फर्दर फुल फ्लैश टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो पीरियड है वो पूरा 3 फेज में डिवाइड किया गया है। अर्ली फेज ऑफ हड़प्पन जो 3500 बीसी से लेकर 2600 बीसी, है ना, इसमें स्मॉल स्केल पे टाउन प्लानिंग होती थी, है ना, मड के स्ट्रक्चर थे, एलिमेंट्री ट्रेड था, आर्ट एंड क्राफ्ट भी एलिमेंट्री लेवल पे था, मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ था। ठीक है, फिर मेच्योर हड़प्पन फेज कब से कब तक है, 2600 बीसी से 1900 बीसी, हमें इसी पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, इस पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है, वेल डेवलप्ड टाउन प्लानिंग्स, बर्न ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इनलैंड एंड फॉरेन का ट्रेड मिलता है, क्राफ्ट, बहुत सारे टाइप्स के क्राफ्ट्स मिलते हैं हमें। ठीक, फिर लेट हड़प्पन फेज 1900 से 1400 बीसी के पास माना गया है, जिसमें हम देखते हैं कि इसका डिक्लाइन होता है, सिटीज़ को अबंडन कर दिया जाता है, ट्रेड भी खत्म हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे ग्रेजुअल डिके हो जाता है पूरा का पूरा अर्बन सिविलाइजेशन का। अगर हम साइट्स की बात करें कि कौन कौन सी साइट्स हैं, तो आज के हिसाब से आपको कुछ एक साइट्स मिलेंगे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी में भी, कुछ एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी साइट्स हैं। ठीक, अगर एग्जैक्ट लोकेशंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मांडा, अफगानिस्तान में शोरतुगई, वेस्ट वेस्ट पंजाब जो कि पाकिस्तान है वहाँ हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो और चौनहादरो, चौहन छान उदारो, छान उदारो बोलते हैं। ठीक है, मोहनजोदारो और छान उदारो कहाँ है, सिंध में, ये भी पाकिस्तान, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल और धोलीवीरा। देखो ये मेजर साइट्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा साइट्स हैं। ठीक है, और आप फिलहाल इन्हीं को जानो, आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा साइट्स के बारे में पढ़ोगे कॉलेजेस में। ठीक, हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी, महाराष्ट्र में दैमाबाद, फिर ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के पास मकरन कोस्ट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट थी, सुक्ता गेंदौर, और इसको माना जाता था वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसी तरीके से यूपी में एक साइट है आलमगीरपुर, जो कि ईस्टर्न मोस्ट साइट माना जाता था। ठीक है, अब इन लोकेशन से हमें क्या पता चलता है कि कौन सेंटर था, तो काल जो इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका सेंटर कहीं ना कहीं हड़प्पा, कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो के आसपास मेन था, ये मेजर सिटीज थी। ठीक, और इन सब में कॉमन क्या था, सॉइल टाइप कॉमन थी, क्लाइमेट कॉमन था, सबसिस्टेंस पैटर्न मतलब रहने का जो पैटर्न था उनका, है ना, रहना रहन सहन मतलब सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस रहन सहन से आप क्या बोलना चाहते हो, उनका स्क्रिप्ट मतलब जैसे लाइफ है आज की, अब इंडियंस की रहन सहन एक ही जैसा है ना, नॉर्थ इंडिया का लगभग, खाना पीना थोड़ा बड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लैंग्वेजेस सिमिलर ऑलमोस्ट है ना, साथ में ट्रेड वगैरह सिमिलर था उनका, है ना, करेंसी सेम यूज़ करते थे वो लोग, तो वे ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं सिमिलर था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह सेम थी उनकी। ठीक, तो उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस पैटर्न। अब और क्या सिमिलरिटी थी यहाँ पे, लैंड फ्लैट थी, है ना, ये लोग मानसून पर डिपेंडेंट थे, हिमालयन रिवर्स पर डिपेंडेंट थे, तो इस एरिया में एग्रो पेस्टोरल इकोनॉमी खूब फली फूली उस जमाने में। ठीक है, एग्रो पेस्टोरल मतलब एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म, पेस्टोरलिज्म मतलब जानवरों को पालना, है ना। इनके साथ साथ में कुछ एक साइट्स पे प्रिमिटिव कम्युनिटीज भी एग्जिस्ट करती थी, स्टोन एज हंटर गैदरर्स या पेस्टोरल कम्युनिटीज। ठीक, साइड बाय साइड ही थी इनके।
फिर हम देखते हैं कि कुछ एक पोर्ट्स थे, ट्रेडिंग आउटपोस्ट थे, ठीक। यहाँ पे हमें दिखते हैं वेल प्लान्ड सिटीज, स्पेशलाइज्ड आर्ट एंड क्राफ्ट, ट्रेड, टैक्सेशन, स्क्रिप्ट मिलती है हमें। स्क्रिप्ट होना मतलब एक अपने आप में है कि हाँ भाई ये सिविलाइजेशन काफ़ी एडवांस थी, है ना। पढ़ना लिखना सब जानते होंगे तभी तो स्क्रिप्ट था वहाँ पे। सब तो नहीं मतलब, लेकिन मेजरली लोग जानते थे, है ना। टैक्सेशन लिया जाता था, ये भी एक इंडिकेशन है एडवांस सिविलाइजेशन का। तो हड़प्पन कल्चर कहीं ना कहीं अर्बन कल्चर का जो रिक्वायरमेंट्स है उन सबको फुलफिल करती थी। टाउन प्लानिंग, अगर टाउन प्लानिंग की बात करो तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के हर जगह पे, हर सिटी में टाउन प्लानिंग देखते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेजरली सेम था, है ना। यूनिफॉर्मिटी थी सब में। यूनिफॉर्मिटी किस सेंस में कि स्ट्रीट्स को, स्ट्रीट्स एक जैसी थी, स्ट्रक्चर्स एक जैसे थे, ब्रिक साइजेस एक जैसे थे, ड्रेन्स मिलता है हमें, ठीक है। हर मेजर साइट्स जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालागंगा, है ना, हर मेजर साइट दो पार्ट में बटा हुआ था। एक सिटाडेल जो हायर माउंट होता था वेस्टर्न साइड में, और एक लोअर पार्ट ईस्टर्न साइड में, ठीक। सिटाडेल का मतलब होता है गढ़, ठीक है, ऊंचाई पे बना हुआ, ठीक है। अब सिटाडेल में लार्ज स्ट्रक्चर्स पाए गए, है ना। इससे अंदाजा लगाया कि ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ रहते थे, या फिर कुछ रिचुअल के सेंटर्स होंगे ये। और जो लोअर टाउन था वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हमें मिलती हैं। स्ट्रीट्स की बात करो तो स्ट्रीट्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, ठीक है, क्रिस क्रॉस पैटर्न। पूरी सिटी कई सारे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में बटी हुई थी पूरी प्लान वे में, ठीक है। मेन स्ट्रीट्स को छोटी छोटी गलियां कनेक्ट होती थी, ठीक। जो घरों के घर होते थे वो मेन स्ट्रीट की तरफ नहीं खुलते थे, दूसरी तरफ पीछे वाली गली में खुलते थे, ठीक है। कॉमन लोगों का हाउस या तो एक रूम का होता था या बड़ा भी स्ट्रक्चर होता था, डिपेंड करता था किसके पास कितना पैसा है उस जमाने में भी, है ना। क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो उस जमाने में भी था, ठीक। क्योंकि ट्रेडिंग होता था तो आप समझ सकते हो कि 100% सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा। कोई लोग अमीर होंगे, कुछ लोग उनसे ज़्यादा गरीब होंगे, है ना। तो बिगर हाउसेस में कई सारे रूम होते थे, एक सेंट्रल कोर्ट यार्ड होता था, ठीक। फिर उन घरों में आपको मिलते हैं प्राइवेट वेल्स हैं, किचन है, बाथिंग के प्लेटफॉर्म्स थे, ठीक। साइज ऑफ द हाउसेस देख के आप बता सकते हो कि एक अमीर लोगों का घर था, ये गरीब का घर था। फिर आप देखते हो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एलाबोरेट था हड़प्पन में, है। हर घर से ड्रेन निकलता था, है ना। वो मेन स्ट्रीट में जाता था। जो बाहर के ड्रेन्स थे वो फुल्ली कवर्ड थे, जगह जगह पे मैन होल्स थे, है ना, जिनको हटा करके सफाई की जाती थी। तो इससे पता चलता है कि उनको सैनिटेशन का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, ठीक। सब मेजर स्ट्रक्चर्स भी मिले हमें, जैसे ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदड़ो में, ठीक। अब उसमें आप देखो कि मोहनजोदड़ो का ये है ना, आप देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स हमें मिलती हैं। फिर उसके जो ये टैंक है नीचे में, उसमें बिटुमिन का लेयर चढ़ाया हुआ था, कोलतार का लेयर होता है ना काला काला सा, वो चढ़ाया हुआ था ताकि पानी सीप ना करे अंदर, ठीक। उसमें पानी कहाँ से आता था अब आप बोलोगे, तो अगल बगल में वेल है, वहाँ से पानी डाला जाता था। ऐसा माना जाता है ये मेनली ना सिर्फ और सिर्फ एक रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता था, रोज़ नहाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, ठीक है। साथ में इसके आसपास में आप देखो कॉरिडोर है इधर उधर आने जाने के लिए, उसके पीछे में रूम्स हैं, इनको चेंजिंग रूम्स बोला जा सकता है, ठीक। फिर ग्रेट पाथ के पास में ही एक और हमें मिलती है जगह, ग्रेनरी, ठीक है, जहाँ पे अनाज रखा जाता होगा। वो भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स का बना हुआ है, ठीक। और एक उस पर ब्रिक का प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स है ब्रिक के, जहाँ पे थ्रेशिंग किया जाता होगा ग्रेन्स को। थ्रेशिंग मतलब पीट पीट के ग्रेन्स को अलग किया जाता है ना। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि कुछ एक चेफ्स मिले हैं हमें व्हीट और बार्ले के वहाँ पे, ठीक। फिर एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो है लोथल। लोथल का एक हमें डॉकयार्ड मिला है, ऐसा लंबा सा है, जिसमें पानी भरा हुआ होता था। और ये लोथल का जो है डॉकयार्ड किस काम आता था, शिप्स को हैंडल करने के लिए। ऐसा माना जाता है यहाँ पे या तो शिप्स आते थे या शिप्स बनाए जाते थे यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्ट था और ट्रेडिंग सेंटर भी था, है ना। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की देखते हैं। तो इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर ही था वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, है ना। तो आप जानते हो कि इंडस वैली सिविलाइ इंडस जो नदी थी वहाँ पे, इंडस और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो काफ़ी सारा एलुवियम लाती थी, है ना। और एलुवियम सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही प्रोडक्टिव होती है, ठीक। तो
इसने बड़ी मदद की कि एग्रीकल्चरल सरप्लस होने में, है ना? बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सरप्लस होता था। एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको एक्सचेंज करेंगे फॉर अदर थिंग्स, है ना? या तो फिर किन चीज़ों के बारे में, ऑब्वियस सी बात है, आप सोच के देखो, आपके पास पैसा होगा तो आप क्या करोगे? कुछ और चीज़ खरीदोगे। उस ज़माने में क्या खरीद सकते थे? लोग सोना खरीदते थे, है ना? लग्ज़री आइटम्स खरीदते थे, ठीक? वही वो भी करते होंगे। एग्रीकल्चर के साथ पेस्टोरलिज्म भी था, कैटल रियरिंग भी इम्पोर्टेंट था हड़प्पन कल्चर में। हमें ग्रेनरीज मिलती हैं, ग्रेनरीज मतलब जहाँ अनाज को रखा जाता था, है ना? एक्सेसिव होता था, तो अनाज को रखने के लिए जगह बनाई हुई थी बड़ी बड़ी। हड़प्पा में मिलती है, मोहनजोदड़ो में मिलती है, लोथल में भी मिलती है हमें ऐसी स्टोर हाउसेस ग्रेन्स के, ठीक। फिर हमें कुछ खास टूल्स के एविडेंसेस तो नहीं मिले एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन हाँ, हमें फरोज और प्लो मार्क्स मिलते हैं फील्ड में, है ना? प्लो किए हुए, खेती किए हुए फील्ड का मार्क मिला हमें, कहाँ? कालीबंगन में, ठीक है? तो इससे इंडिकेशन होता है कहीं ना कहीं प्लो का तो यूज़ होता ही था कल्टीवेशन में। बाद में हमें टेराकोटा प्लो मिलता है, मतलब मिट्टी का बना हुआ प्लो भी मिलता है। कहाँ से? हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट की एक जगह बनवाली से, ठीक। इरिगेशन कैसे करते थे? इरिगेशन या तो ये लोग वेल से करते थे पानी निकाल करके, या फिर वही नदी का पानी को डाइवर्ट करते थे चैनल्स में। अब फूड की बात आए, कौन कौन सा फूड ये यूज़ करते थे? तो फूड ये लोग नॉर्मली जो हमें मिले हैं एविडेंसेस, वो है वीट, बार्ले, सीजम, मस्टर्ड, पी, जजूबे, ठीक है। राइस का एविडेंस मिला हमें लोथल और रंगपुर से, क्योंकि राइस का हस्क जो था वो पॉटरी में फंसा हुआ था। कॉटन भी ये उगाते थे, ठीक है। और क्योंकि हमें मोहनजोदड़ो से वूवन क्लॉथ भी मिला है। फिर एग्रीकल्चर के अलावा ये लोग फिश और एनिमल मीट भी खाते थे, ठीक है। उसके भी एविडेंसेस वहाँ पे मिले हैं हमें। एग्रीकल्चर की बात हो गई, अब हम इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट की बात करते हैं, ठीक। अब देखो, उस जमाने में आयरन के तो था नहीं, लेकिन दूसरी चीजें बहुत सारी थी, ठीक है। दूसरे मेटल्स के बारे में इनको बहुत सारी नॉलेज थी, जैसे गोल्ड के बारे में, सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं। गोल्ड ऑब्जेक्ट्स भी हमें वहाँ से मिले हैं। जैसे बीड्स, बीड्स क्या होता है? जैसे आप देखते हो ना नाम लिखाने वाले, ये देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ। बीड्स का हमेशा कंफ्यूजन रहता है हर किसी को, मेरे को भी बहुत था बचपन में। आपको दिखाया था बीड्स क्या होता है, ताकि हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर कर दी जाए। ये देखो, ये होते हैं ना बीड्स, छोटे छोटे, इनके थ्रू धागा पिरो करके माला बनाई जाती है ना, हाथ में ही पहनते हैं, गले में ही पहनते हैं, इनको बीड्स बोला जाता है, छोटे छोटे, ठीक है। अब ये बीड्स से किससे बनाते थे? गोल्ड्स के भी बनते थे ये बीड, है ना? तो गोल्ड ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आपको मिलता है? जो हमें मिला है वहां से, बीड मिले हैं, आर्मलेट मिले हैं, नीडल्स मिली हैं, और भी ऑर्नामेंट मिले हैं गोल्ड के, ठीक। लेकिन सिल्वर ज़्यादा यूज होता था गोल्ड के कंपैरिजन में। बहुत सारे सिल्वर के ऑर्नामेंट मिले हैं, डिशेस मिली हैं हमें। उसी तरीके से कॉपर के टूल्स मिले हैं हमें, वेपन्स मिले हैं। टूल्स जो कॉमनली यूज होते थे वो था आपका एक्स, मतलब कुल्हाड़ी, सॉ, चीजल, नाइफ, स्पीयर हेड, एरो हेड, ठीक है। अब ये हथियारों से आप देखो, ये कहीं ना कहीं डिफेंसिव वाले हथियार है ना, अटैकिंग वाले अटैकिंग वाले हथियार नहीं है। अटैकिंग वाले हथियार कौन से होते हैं? जैसे आपका सोर्ड्स वगैरह होता है ना, तलवार हो, तो आप कह सकते हो कि हाँ अटैक वाले हैं। कुछ स्टोन टूल्स भी ये लोग यूज करते थे। कॉपर, ये कॉपर कहाँ से आता था? राजस्थान की खेतड़ी के माइन से आता था, ठीक है। गोल्ड इनको मिलता था या तो साउथ इंडिया से कोलार फील्ड से, या फिर हिमालयन नदी के रिवर बेड से मिलता था, ठीक है। कुछ हद तक ब्रॉन्ज का भी यूज करते थे ये लोग। एक फिगर मिला हमें, ठीक है, डांसिंग गर्ल का, ये देखो ये वाला मोहनजोदड़ो से, ये ब्रॉन्ज की है बनी हुई डांसिंग गर्ल लड़की, ठीक। इसमें क्या है? एक लड़की की फोटो है, ये न्यूड लड़की की फोटो है। इसमें एक राइट हैंड उसका कमर पे है, लेफ्ट हैंड उसने ऐसे डांस के मुद्रा में लटका रखा है, ठीक। उसके हाथ में भी बहुत सारे बैंगल्स भी पहने हुए हैं उसने। अब देखो, बीड मेकिंग ना उस जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्राफ्ट माना जाता था, और ये बीड्स बनते थे प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन से बनाए जाते थे। सेमी प्रीशियस स्टोन कौन से? जैसे अगेट, कार्नेलियन, ठीक। स्टियाटाइट को भी यूज किया जाता था। ये सब क्या है? पत्थरों के नाम है, ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। अगेट, कार्नेलियन, स्टियाटाइट, इनसे बीड बनाए जाते थे। बीड मेकिंग का एविडेंस हमें कहाँ मिलता है? लोथल से और छान उदारों से मिलता है, ठीक। गोल्ड सिल्वर के
बीड्स भी बनते थे, इवोरी कार्विंग भी की जाती थी। इवोरी मतलब हाथी दांत जो होता है ना, उस पे भी कार्विंग करते थे। ठीक, तो इस तरीके से आप देखते हो हड़प्पन के पास, हड़प्पन ने कहीं ना कहीं बहुत मास्टरी कर ली थी ना आर्ट एंड क्राफ्ट में। ठीक, काफी स्किल्ड हो चुके थे ये लोग। फिर हमें एक स्कल्पचर मिलता है, स्टोन स्कल्पचर। ये देखो ये वाला, है ना, इसमें ये क्या है, बियर्ड बना रखी है, बियर्डेड मैन है, हाँ। इसकी आंख हल्की खुली हुई है, हल्की बंद है, ऐसा माना जाता है कि ये योगा कर रहा है। ठीक, फिर हमें ये मिलता है, शॉल मिलता है इसका, वो भी बहुत डेकोरेटेड है। ऐसा माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं किसी प्रिस्ट की बनाया गया है, टेराकोटा। ठीक है, फिर हमें बहुत सारे मेल फीमेल का फिगरिन्स मिलते हैं, टेराकोटा फिगर्स मिलते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स के मिलते हैं फिगरिन्स, मेल्स के कम होते हैं। और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मदर गॉडेस की पूजा होती थी बहुत ज़्यादा। ठीक, फिर बहुत सारे हमें और भी मिलते हैं, बर्ड, मोंकी, डॉग, शिप, कैटल, हमप्लेस बुल, सब मिलते हैं हमें टेराकोटा मॉडल सबका। ठीक है, हमें टेराकोटा कार्ट भी मिलता है, ये देखो ये वाला टेराकोटा का कार्ट भी मिला है ना। पॉटरी मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट था, पॉटरीज भी इधर उधर बेची जाती थी। ये नॉर्मली व्हील पे बनाई जाती थी। ठीक है, फिर उसको कोटिंग की जाती थी, उस पर रेड कलर की कोटिंग की जाती थी, ब्लैक से डेकोरेशन करते थे उसको। अब डेकोरेशन जो होता था, बहुत सारे अलग अलग साइजेज और शेप्स उस पर बनाई जाती थी। ठीक, कई बार उन पे सिर्फ लाइन खींच दी जाती थी। अब लाइन अलग अलग थिकनेस की लाइंस मिली हैं। ठीक है, किसी पे लीफ पैटर्न्स मिला है हमें, किसी पे पाम और पीपल ट्रीज बने हुए मिले हैं, किसी पे बर्ड, फिशरीज, एनिमल्स बने हुए मिले हैं। ठीक है, अलग अलग पॉटर्स में अलग अलग चीजें मिली हैं हमें। फिर हड़प्पन सील्स बहुत ज़्यादा बनाते थे, बहुत टाइप की सील्स मिली है हमें। ठीक है, लगभग 2000 सील्स तो मिल चुकी हैं हमें अभी तक, हमें अलग अलग साइट से। ये सील्स नॉर्मली स्क्वायर शेप में होती थी और स्टेयरटाइट की बनी हुई होती थी, ये आपको याद रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सील मिली है, जो कि हर सील पे कुछ ना कुछ एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन किसी भी सील पे घोड़े को नहीं दिखाया गया ना, हॉर्स नहीं है। तो इससे माना गया कि कहीं ना कहीं हॉर्स के बारे में हड़प्पन नहीं जानते थे। और इन सील्स पे हड़प्पन स्क्रिप्ट भी मेंशन्ड है। ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट के तो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि उस पर क्या लिखा हुआ है। एक सील बहुत ही फेमस है, ये वाली, है ना, इसमें हॉर्न है, ये है ना डाइटी, भगवान है कोई जिनको हॉर्न दिखाया गया। साथ में एनिमल्स हैं कुछ, एक आपका है एलिफेंट है, एक टाइगर है, एक राइनोसोर है, एक बफेलो है। स्कॉलर्स मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ जी का है ये, क्या, सील, है ना, पशुपतिनाथ जी की फोटो है ये। लेकिन कुछ नहीं भी मानते हैं इस चीज को। ठीक, अब ट्रेड के बारे में बात करते हैं। ट्रेड नेटवर्क देखो, अब देखो एग्रीकल्चर सरप्लस इतना था, है ना, इंडस्ट्री इतनी सारी थी इनकी, पॉटरी मेकिंग, बीड मेकिंग, है, और आपका और कौन था, पॉटरी, बीड, इवोरी की, है ना, और ब्रॉन्ज का भी करते थे, ये फिगरिन्स बनाते थे, कितना कुछ ये लोग कर रहे हैं ना। तो 100% है कि ये इन चीज़ों को बेचते होंगे बाहर, है ना, और कुछ चीज़ मंगाते भी होंगे बाहर से। तो ट्रेड तो होता ही था। अब ट्रेड इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी था, जो हर अर्बन इकोनॉमी में होता है ना। जैसे आज की डेट में आप देखो तो हर कंट्री इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ट्रेड करती है ना। इंटरनल ट्रेड तो होता ही होता है, साथ में एक्सटर्नल भी, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उसी तरीके से हड़प्पन भी करते थे। ठीक, अब देखो टाउन्स इतने सारे थे, तो टाउन्स में तो मेजर एक्टिविटीज होती थी, इंडस्ट्रीज वगैरह थी, तो उनको खाने पीने की जरूरत थी, तो वो कहाँ से लाते थे, विलेजेस पे डिपेंडेंट थे, है ना, फूड वगैरह के सप्लाई के लिए। उसी तरीके से जो विलेजर्स थे वो अर्बन सेंटर से चीज़ें खरीदते थे, है ना, कपड़ा वपड़ा हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई उनके यूज़ के लिए, पॉटरीज वगैरह। ठीक है, नाइफ्स वगैरह, कितना कुछ था। ठीक, यही नहीं, ट्रेडर्स बाहर तक जाते थे, लोगों ने मेसोपोटामिया तक का रिलेशन बना लिया था। मेसोपोटामिया आज की डेट का इराक है। ठीक, अब वहां से वो क्या करते थे, मेजरली मेटल्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स लेके आया करते थे। ठीक है, और उनको यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल यूज कर करके फिर से प्रोसेस करके भेज दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप हड़प्पा के लोग कॉपर कहाँ से लाते थे, वो लाते थे खेतड़ी माइन से, है ना, राजस्थान की।
गोल्ड कहाँ से लाते थे? माना जाता है कोलार गोल्ड फील्ड से या फिर हिमालयन रिवर बेड से लाते थे। सिल्वर कहाँ से लाते थे? राजस्थान के ज्वार माइन से। सिल्वर माना जाता है कि मेसोपोटामिया से भी आता था। ठीक है। फिर बीड बनाने के लिए कुछ एक सेमी प्रेशियस स्टोन्स थे जैसे कि लैपिस lazuli, वो कहाँ से आता था? वो मिलता ही नहीं था यहाँ कहीं आसपास, वो मिलता था नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में जगह है बदख्शां माइंस वहाँ। ठीक है। फिर इसी तरीके से टर्कवाइज और जेड के भी बनाते थे बीड्स, वो सेंट्रल एशिया से आता था। ठीक। वेस्टर्न इंडिया भी सप्लाई करता था, अगेट सप्लाई करता था, चाल्सिडोनी सप्लाई करता था, कार्नेलियन सप्लाई करता था। देख लो कितनी दूर दूर से, मतलब उस जमाने के हिसाब से पैदल जाते थे लोग, घोड़ों पे जा, घोड़ा तो था नहीं, बैलगाड़ी पे जा रहे हैं तो कितना टाइम लगता होगा। सी शेल्स का यूज करते थे, गुजरात से आता था या नेबरिंग कोस्टल से। हाई क्वालिटी टिम्बर घर वर बनाने के लिए टिम्बर्स का यूज होता था, है ना, वो कहाँ से आता था? तो नॉर्दर्न रीजन जम्मू से आता था। ठीक। अब अगर हम आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात करें तो मेसोपोटामिया से बहुत ट्रेड था इनका। ठीक। ये कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि बहुत सारी हड़प्पन बीड्स, सील्स, डाइसेस वो उस रीजन में मिली है। ठीक है। अब इन रीजन जो है खासकर मेसोपोटामिया वगैरह का बहुत ही कम चीजें हमें मिल पाई हैं हड़प्पन जगह में। ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ यही बेचते होंगे, वो भी देते होंगे, लेकिन उनकी बहुत कम चीजें हमें मिली है। अभी हम जानेंगे क्यों ऐसा हुआ। ठीक। एक सील हमें, कुछ सील मिली है हमें वेस्ट एशिया से, पर्शियन ओरिजिन से, है ना, लोथल पे मिली है, लोथल में मिली है हमें, वेस्ट एशिया या पर्शियन ओरिजिन की। मेसोपोटामिया की सिटीज हैं जैसे सूसा, उर वगैरह, वहाँ पे बहुत सारी हड़प्पन सील्स मिली हैं। ठीक। सील्स के अलावा भी कुछ एक आर्टिफैक्ट्स हैं हड़प्पन ओरिजिन के जो वहाँ मिलते हैं, जैसे कि पॉटरी, एच्ड कार्नेलियन बीड्स, डाइसेस मिले हैं वहाँ पे। अब मेसोपोटामिया में भी अपनी स्क्रिप्ट थी, तो वहाँ इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं ना, तो वहाँ से हमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिलती है हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा और मेसोपोटामिया के रिलेशन के बारे में। ठीक है। इन इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया है कि उनका ट्रेड होता था दिलमुन, मगन और मेलुहा से। तो स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई किया है मेलुहा को हड़प्पा से। मेलुहा मतलब हड़प्पा उनके हिसाब से। ठीक है। और मगान मतलब मकरन कोस्ट, और दिलमुन मतलब बहरीन। तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया से इंपोर्ट होता था क्या? कॉपर, कार्नेलियन, आइवोरी, शेल, लापिस lazuli, पर्ल और इबोनी मेलुहा से। ठीक है। सॉरी, मेसोपोटामिया इंपोर्ट करता था क्या क्या? कॉपर, कार्नेलियन, इवोरी, शेल, लापिस lazuli, पर्ल और इबोनी फ्रॉम मेलुहा। मेलुहा कौन? हड़प्पा। ठीक है। और एक्सपोर्ट क्या करता था मेसोपोटामिया हड़प्पन को? गारमेंट्स। ठीक। वुल, परफ्यूम, लेदर प्रोडक्ट, सिल्वर। अब ये सब तुम देख लो, सिल्वर को छोड़ दो अगर, तो बाकी सब पेरिशेबल नहीं है, खत्म नहीं हो जाने वाले हैं, है ना, धीरे धीरे। अब देख लो गारमेंट, इतने हजार साल पुराना बात है, खत्म हो गया होगा, है ना, वुल भी खत्म हो जाती है, परफ्यूम तो वैसे ही उड़ जाएगी, लेदर प्रोडक्ट भी खत्म, है कि नहीं? तो इस चलते कहीं ना कहीं हमें इस रीजन से जो चीजें इंपोर्ट होती थी वो हमें नहीं मिल पाई। ठीक। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं फिलहाल यहीं पर रुकता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, बोरिंग ना हो। आप लोग इसको पढ़ो। ठीक है। एक से दो बार सुन लो और फिर एक बार किताब भी पढ़ लो, और इसके आगे का चैप्टर जो है फिर हम आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसमें हम लोग देखेंगे सोसाइटी, रिलीजन वगैरह के बारे में डिटेल में। ठीक है। आगे पढ़ना आपको क्या पता, सोसाइटी बच गया, रिलीजन बच गया है ना, स्क्रिप्ट के बारे में, डिक्लाइन, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन हुई वो पढ़ेंगे हम। ठीक। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स क्या यूज करते थे, सबसिस्टेंस कैसा था इनका, हाउसेज, हैबिटेशंस क्या थी, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सॉरी। और आप लोग अपना ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।